अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ। तू पूछ ना हाल फ़कीरादा बाय अरीश शाह एपिसोड 2। थप्पड़ मारकर सॉरी बोल दिया है, ये क्या बात हुई। इतनी ही फजूल हूँ मैं कि कोई भी आकर थप्पड़ लगाकर सॉरी बोल दे। और हो गई सॉरी, सुबह से कुछ खाया तक नहीं जा रहा मुझसे। और सार्फ कहते हैं बेइख्तियार गलती हो गई, सॉरी। लो जी, हो गई माफ़ी, तुम भी थप्पड़ मारो और सॉरी बोल दो। वो एक अंग्रेज़ के सामने खड़ी मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जो उसे पागल समझ ही नहीं बल्कि कह रहा था। मैं पागल नहीं हूँ, पागल वो है, ठीक कहती है मिस एंजेलिना। हमारे आसपास बहुत सारे मेंटल केसेस हैं और सबसे बड़ा पागल मेरे घर में रहता है, किराएदार बनकर। उसने नीलम और संदूस को जब कल रात का वाक़या सुनाया तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। कैसी बहनें थी उसकी जो उसके सामने उसका मजाक उड़ा रही थी। मुझे ही क्या पड़ी थी, उस पागल से बोतल लेने गई, पीता है तो पीता रहे, गुर्दे फटे या लीवर, मुझे क्यों उसकी परवाह है। क्या मुझे उसकी परवाह है, वो खुद से सवाल करने लगी। अरे मुझे उसकी क्यों परवाह होने लगी, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ठीक है, शक्ल थोड़ी अच्छी है, काफ़ी हैंडसम दिखता है। क्या वो हैंडसम है, मुझे क्या पता। क्या मैंने इतने गौर से देखा, वो एक बार फिर खुद से सवाल करने लगी। या अल्लाह, मैं क्यों उसे इतने गौर से देखने लगी हूँ, मुझे क्या मतलब कि वो हैंडसम है या नहीं। उसकी शक्ल कैसी भी हो, मेरा क्या लेना देना। क्या मैं उसे इतने गौर से देखने लगी हूँ कि मुझे वो हैंडसम लगता है, मुझे उसकी शक्ल अच्छी लगती है। लेकिन मैं क्यों देख रही हूँ। हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, इसीलिए मैंने गौर से देख लिया होगा। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मैं उसके बारे में मैं सोच ही क्यों रही हूँ, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो खुद से वादा करते हुए क्लास की जानिब चली गई। नीलम, तुम्हारी क्लास कब तक ख़त्म हो गई होगी। मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है, मैं शॉपिंग करके वापस ही आ जाऊंगी। तुम तब तक अपनी क्लासेस ख़त्म कर लेना। आकांक्षा, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा, इस तरह कैसे अकेले जाओगी। नीलम ने परेशानी से पूछा। अपने पैरों पर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। यार, एक तो घर इतना पास है, लेकिन तुम लोग फिर भी बस पे आती हो और इतना डरती हो तुम दोनों। मैं चली जाऊंगी, ये इतना मुश्किल नहीं है, और वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी के पास ही मार्केट में जा रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट में दोबारा तुमसे यहीं पर मिलती हूँ, परेशान मत हो, वो मुस्कुराकर कहते हुए बाहर की जानिब चली गई। जबकि नीलम उसे रोक नहीं पाई थी, लेकिन फ़ोन करके अज़रा को ज़रूर बता दिया। अभी वो जा रही थी अभी वो जा ही रही थी कि अचानक रास्ते में 2 अंग्रेज़ उसके सामने आ रुके, जिनकी कोशिश उससे उसका बैग छीनना था। उसने आगे पीछे देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे घबराहट होने लगी और घबराकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो भागते, अंग्रेज ने उसके सामने चाकू निकाला। भागने की कोशिश मत करना, ये बैग हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, उसने अंग्रेजी में कहा। लेकिन वो अपना बैग उनके हवाले नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस बैग में उसकी बहुत सारी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थी। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो वो बैग हमारे हवाले कर दो, अंग्रेज़ ने फिर से कहा। जब आकांक्षा ने भागने की कोशिश की, वो अपना बैग छुपाते हुए उनसे दूर भागने लगी, लेकिन वो रफ्तार में उससे ज़्यादा तेज़ थे। उससे पहले कि वो गली के नुक्कड़ तक पहुंचती, वो लोग उसे दोबारा पकड़ने में कामयाब हो चुके थे। डर के मारे आकांक्षा का पूरा जिस्म कांपने लगा। वो ना चाहते हुए भी उन अंग्रेज़ों के सामने रो दी थी। अब न जाने ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। हमने तुमसे कहा था कि सिर्फ अपना बैग दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, होशियारी दिखाने की गलती की है तुमने। अब उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो चाकू से उस पर वार करते हुए बोला। लेकिन उससे पहले कि चाकू आकांक्षा को लगता, किसी ने पकड़ लिया। वो जब अपनी आंखें बंद की अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रही थी, खुद पर हमला होते ना देखकर आंखें खोल कर देखने लगी, जहां उसका मसीहा उसके सामने खड़ा, अंग्रेज के बाजू पर जोर डाले हुए, उसके चाकू को जमीन पर गिरा चुका था। देखते ही देखते उसने एक हाथ से मुक्का बनाकर अंग्रेज के मुंह पर मारा, जबकि टांग दूसरे अंग्रेज को मारी और फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए उनकी दुर्गत बनाने लगा। कुछ ही देर में वो आकांक्षा का बैग वहीं छोड़कर वहां से भाग निकले, जबकि आकांक्षा उसे शुक्रगुजार नजर से देखते हुए शुक्रिया अदा करने लगी। ये पाकिस्तान नहीं है लड़की, कि जब तुम्हारा दिल चाहे मुंह उठाकर चल दोगी। ऐसे केसेस की जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस भी नहीं लेती। जो बहादुर है लड़ सकता है, वो निकले, और जो कमजोर है वो घर पे ही रहे। ये पेरिस के उसूल है, वो उसे घूरते हुए बोला, जबकि आकांक्षा तो परेशान थी। उसके अल्फाज पर वो तो इतने गिन गिन कर अल्फाज का इस्तेमाल करता था, आज तो है 2-3 जुमले उसके सामने बोल डाले।
लेकिन आज आकांक्षा पर एक और राज फाश हुआ था। वो बात करते हुए भी प्यारा लगता था, लेकिन मुझे क्या लेना देना उसकी बात करने के अंदाज से या उसके प्यारे होने से। उसने फौरन अपने ख्याल को झटका। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, उसने ऑफर की थी। घर नहीं, घर नहीं, मैं यूं नहीं छोड़ दो। नीलम इंतजार कर रही होगी। बिना शर्माए उसकी ऑफर कबूल कर चुकी थी। उसने आते ही नीलम को सारी बात बताई। नीलम तो शुक्र अदा कर रही थी कि हनी वहां पहुंच गया, वरना न जाने वो लोग उसका क्या हाल करते। हनी ने ए, गद, रास्ते में उसे अजरा को कुछ भी बताने से मना किया था, और यही बात उसने नीलम को भी बता दी। नीलम को भी अपनी माँ को कुछ भी बताना ठीक नहीं लगा था, और वैसे भी उसके भाई ने मना किया था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता होता था कि नीलम किसी को ये बात बता दे। वो लोग घर वापस आए तो हनी नहीं आया था, मतलब वो उसे यूं ही छोड़कर कहीं गायब हो गया था। उसने तो गाड़ी में भी उससे कोई बात नहीं की थी। उसका दिल चाहा कि पूछ ही ले कि क्या क्या बात करने की पेमेंट लेते हो, लेकिन फिर डर भी था कि यहाँ से उसे एक और ही ना लगा दे। अभी तो कल वाला दर्द नहीं गया था, इसलिए उसने भी अपना मुंह बंद ही रखा। हाँ, लेकिन अज़रा ने आते ही उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी और कहा था कि आज के बाद वो अकेली बाहर नहीं जाएगी। और आज से तो उसने खुद भी तौबा कर ली थी कि वो कभी अकेली बाहर नहीं जाएगी। आज तो यूनी आ गए आज तो हनी आ गया, लेकिन हमेशा आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। और पेरिस में रहने वाले लोग अपनी हिफाजत खुद करते हैं, इस बात का अंदाज़ा उसे अच्छे से हो गया था। आज भी उसने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली थी। उसने घर में कदम रखा तो रात के 2 बज रहे थे। जब उसने टेबल पर सर रखे आधे नींद में आकांक्षा को देखा, जो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर फ़ौरन उठ बैठी थी। अरे आ गए तुम, तुम्हारे लिए खाना लगाओ। उसने एक नज़र शराब की बोतल को देखा और फिर पूछने लगी। नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ, वो कहकर आगे जाने लगा। मैं 3 घंटों से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम बाहर से खा के आए हो, गुस्से से पूछने लगी। मैंने तो नहीं कहा था मेरा इंतज़ार करने को। उसके अंदाज़ पर वो पीछे मुड़कर बोला। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारा इंतज़ार किया है। तुम्हें मेरा दिल रखने के लिए खाना चाहिए। न जाने क्यों वो गिला करने लगी। एक तो उसे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर भी वो उसका इंतज़ार करती रही, और अब वो खाना खाने को तैयार ही नहीं था। तुम्हारे दिल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझी तुम अपनी मर्जी से यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी, और आइंदा मत करना। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं खुद खा लूँगा। वो इंतहाई तल्ख लहजे में बोला, जबकि उसके इतने तल्ख अंदाज पर आकांक्षा खामोश हो गई। तुम बहुत अजीब हो हनी, कल तुमने अपने हाथ से मुझे तकलीफ पहुंचाई, आज अपने लहजे से पहुंचा रहे हो। न जाने क्यों न जाने वो क्यों चाहती थी कि उसे एहसास हो कि उसका अंदाज आकांक्षा के लिए का नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मेरा लहजा तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है तो मुझसे बात मत करो, वो सफाक अंदाज में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जबकि नीचे खड़ी आकांक्षा उसे ऊपर की तरफ जाते देख कर न जाने क्यों रो पड़ी। तुम ऐसे क्यों हो हनी? क्या तुम्हें किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम हमेशा से ऐसे हो? क्या तुम ऐसे ही रहोगे? लेकिन तुम ऐसे ही रहोगे तो मेरा क्या होगा? वो वापस उसी जगह बैठ गई जहाँ हनी के आने से पहले बैठी थी। मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ कि उसका अंदाज मुझे तकलीफ पहुँचाता है? क्यों मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार से बात करे? क्यों मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्यार करे? क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? वो खुद से सवाल करते हुए खाली सीढ़ियाँ देख रही थी। उसके दिल की धड़कन उससे जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए। उसका दिल चाहा कि वो बेतहाशा रोए। क्या उसे मोहब्बत हो गई थी? क्या उसे उस शख्स से मोहब्बत हुई थी? क्या उसे उसी शख्स से मोहब्बत होनी थी? अपने दिल पे हाथ रखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने सुना था कि मोहब्बत में इंसान रोता है, बेतहाशा रोता है, लेकिन ये कैसी शुरुआत थी कि उसका महबूब ही उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। ये पहला एहसास, पहली मोहब्बत इतनी तकलीफदा क्यों थी? क्यों उसका लहजा उसे तकलीफ देता था? क्यों उसका इग्नोर करना उसे तकलीफ देता था? क्यों वो उसे तकलीफ देता था? अब मोहब्बत तो वो कर बैठी थी, अब निभानी तो थी ही, चाहे हालात जो भी हो, चाहे अब हनी शराबी हो या कोई और भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत करने की गलती तो वो कर बैठी थी। और और अब उसका पीछा करना, उसके एक एक मिनट की खबर रखना वो अपना फ़र्ज़ समझती थी। आखिर मोहब्बत के उसूल भी तो निभाने थे। उस पर नज़र रखने के लिए सबसे अहम तरीन काम था उसके बारे में जानना है। उसने फ़ैसला किया था कि उसके बारे में सब कुछ जानेगी। वो क्या करता था, कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, दिन भर कहाँ रहता था।
एक एक सवाल का जवाब उसे चाहिए था, यानी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगी। ये तो वो जानती थी कि वो खुद उसे कुछ नहीं बताएगा, ना ही उसे मुंह लगाएगा, लेकिन वो कहीं से भी पता लगा लेगी। लेकिन वो भी आकांक्षा थी, कहीं ना कहीं से तो उसने भी सारी मालूमात इकट्ठी कर ही लेनी थी। और सबसे पहले उसका शिकार थी खाला और नीलम, जो उसके बारे में ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ ना कुछ तो जानती थी। सच सच बताओ आकांक्षा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर हो गया है तुम्हें क्या? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? क्या सोच रही हो? और इसके कमरे में क्यों जाना चाहती हो? वो उसके बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? और उसके बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? खाला ने जांचती नज़रों से देखते हुए पूछा। खाला, मेरा इरादा उसे आपका जमाई राजा बनाने का है, वो बिना शर्माए बोली। खाला तो परेशान नज़रों से देखने लगी। झटका तो नीलम और संदस को भी बहुत जोर का लगा था, लेकिन माँ को पूछते देखकर वो दोनों खामोशी से सुन रही थी, जबकि वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खाला ने परेशानी से पूछा। वो ये सोच रही थी कि ज़रूर वो किसी शरारत को सोच कर हनी के बारे में जानने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो उसने एक नया शोशा छोड़ दिया था। खाला, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, जल्द से जल्द उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। वो तो वैसे भी तुम दोनों का भाई और आपके बेटे जैसा है, तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसलिए जालिम समाज बनने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, वो उन तीनों को वार्न करते हुए बोली, जबकि वो तो हक्का बक्का उसे देखे जा रही थी। वो कभी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, नीलम ने फौरन कहा था। तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, नंद हो नंद बनकर रहो, सास बनने की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए खाला है तो है ना? क्यों खाला, ठीक कह रही हूँ ना मैं? प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो मिन्नतें करने लगी। लेकिन हमें करना क्या होगा? आकांक्षा, खाला ने हार मानते हुए पूछा। वो भी तो यही चाहती थी कि हनी खुश रहे, इस तरह अकेला तन्हा ना रहे। अब वो हंसता बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में कितना दर्द था, ये तो वो हमेशा से देखती आई थी। वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उसे खुशियों का मतलब समझाए, और आकांक्षा ही वो लड़की थी जो उसे खुश रख सकती थी, उसे ज़िंदगी की खुशियों से रोशना करवा सकती थी। देखो आकांक्षा, ये सब कुछ अगर तुम हनी के साथ मजाक या उसे हर्ट करने के लिए कर रही हो, तो याद रखना, अगर उस बच्चे को तकलीफ हुई तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। खाला ने धमकी देते हुए कहा। तो आकांक्षा को उन पर प्यार आया, जो अपने भांजी का साथ देने के बजाय उस अनजान लड़के का साथ दे रही थी। आप तो लोगों को आप लोगों को कुछ नहीं करना, खाना सब कुछ मैं करूँगी। कुछ नहीं करना खाला, सब कुछ मैं करूँगी, आप लोग बस मेरे साथ रहिएगा। फ़िलहाल मैं उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊँगी, ताकि रात को आकर वो मेरे हाथ से खाना खाए। मैं चाहती हूँ उसे जल्द ही आदत हो जाए मेरे हाथ का खाना खाने की। और प्लीज़ आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगी, और ना ही किसी को करने दूँगी, उसने एक आंख दबाकर खाला से कहा। जबकि संदस तो उसके हर कदम पर उसके साथ साथ थी। आखिर उसकी वजह से उसके भाई की ज़िंदगी में कोई लड़की आने वाली थी। हो सकता है वो चेंज हो जाए, सबसे हंस खेल कर बातें करने लगे, ज़िंदगी के हसीन रंगों को जानने लगे, खुश रहने लगे। वो तो हमेशा से ही उसे अपना भाई मानती थी, और वो चाहती थी कि उसका भाई उसकी हर खुशी में उसके साथ हो, तो हर मुसीबत में तो वो उसके साथ खड़ा होता था, लेकिन वो उसे अपनी खुशियों का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती थी। रात को वो घर वापस आया तो रोज़ की तरह आज भी कोई ना कोई उसके इंतज़ार में था, और इत्तेफाक से आज भी वही थी। उसे देख कर न जाने कि उसका मूड ख़राब हो जाता। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए कल भी भूख होने के बावजूद वो बिना खाना खाए अपने रूम में चला गया, और अब भी वही उसके सामने खड़ी थी। अजीब लड़की थी, मेहमान थी तो मेहमान बनकर रहे, घर की मालकिन क्यों बन रही थी? उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन आज उसे बहुत सख्त भूख लगी थी। वो उसे देखते ही टेबल पर खाना लगाने लगी। खाना खा के आए हो, खाओगे? अगर खा के भी आए हो तो भी खा लो, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं खाना लगा रही हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर आओ। और हाँ, ये शराब की बोतल अंदर रखाना, मुझे इससे स्मेल आती है और मेरा दिल खराब होता है। अजीब हुक्म था, लेकिन हमें बिना कुछ कहे अपने कमरे
लेकिन हनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। वापस आया तो वो खाना लगा चुकी थी। वो खामोशी से टेबल पर आकर बैठ गया। वो दोबारा पहले वाली हरकत नहीं करना चाहता था। उसे थप्पड़ मार के वो पछता रहा था। ना तो वो उस पर कोई हक रखता था और ना ही उससे बात करना चाहता था। यही वजह थी कि वो अपनी इस हरकत को लेकर शर्मिंदा भी था। खामोशी से बैठकर खाना खाने लगा, जबकि वो सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसे घूर कर देख रही थी। क्या मसला है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? और वो सर्द आवाज में बोला। हाँ, मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन तुम आराम से खाना खा लो। मैं खौफ बनाया है। खाना खा लो। मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। उसने अपने हाथ उसके सामने किए, जैसे वो खुशी से उसके हाथ ही चूम लेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन आइंदा खाना मत बनाना। तुम बहुत ख़राब खाना बनाती हो। और अगर तुम्हारा खाना बनाना इतना ही ज़रूरी है तो प्लीज़ आंटी से कहकर मुझे फ़ोन करके बता देना कि खाना तुमने बनाया है। मैं बाहर से खा के आऊँगा। वो भी चिल्लाते हुए लहजे में बोलकर दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया और 2-3 निवाले लेकर उठकर अपने कमरे में चला गया। जैसा भी बनाती हो खाना तो तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। अभी और फ्यूचर में ही बेहतर है। अब भी और फ्यूचर में भी बेहतर है। इसकी आदत डालो। वो बर्तन पटक कर टेबल से उठाती किचन के सिंक में फेंक कर अंदर चली गई, जहाँ नीलम उसका चेहरा देखकर कहकहा लगा है बिना नहीं रह सकी थी। हंसना बंद करो और जाकर बर्तन वॉश करो। तुम्हारे भाई साहब ने खाना खा लिया है। वो इंतहाई गुस्से से अपने बेड पर लेटते हुए बोली, जबकि नीलम कहकहा लगाते बाहर आ गई थी। अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आकांक्षा? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नीलम बर्तन वॉश करके आई तो उसे छत को घूरते हुए देखा। मुझे देखना है कि हनी इस वक्त क्या कर रहा है। वो सीरियस अंदाज में बोली। मतलब अब तुम जासूसी भी करोगी? नीलम को हैरत का झटका लगा था। प्यार में बहुत कुछ करना पड़ता है मेरी जान, तुम नहीं समझोगी। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही थी। उसने दरवाजे के लॉक से थोड़े से सुराख से झांक कर देखा। लैपटॉप पर कोई वीडियो चल रही थी। उसे फौरन ही समझ आ गया कि वो किसी से बात करने में लाइव चैट वीडियो पर मसरूफ़ है। अम्मी जान क्यों चाहती हैं आपके आपके मैं अपने मुल्क वापस ना आऊँ? क्यों चाहती है आपके मैं अपनी बहन की शादी में ना आऊँ? आज भी अगर मरियम मुझे फ़ोन करके नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बहन की शादी है। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, बस बात ख़त्म। मेरी बहन की शादी है और मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, और अब चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा। बहुत सह लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, किसी से नहीं डरता मैं। उसके लहजे से अंगारे फूट रहे थे। वो जिस तरह से बात कर रहा था उसके लहजे ने तो आकांक्षा को भी सहमने पर मजबूर कर दिया। मतलब कि ये पाकिस्तान जा रहा है, आकांक्षा ने खुद से कहा और फिर उसकी बात सुनने में मसरूफ़ हो गई। समझने की कोशिश करो हनान, तुम्हारी जान को ख़तरा है। मैं तुम्हारी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकती। और मरियम की आज नहीं तो कल हमने शादी तो करनी ही थी ना। और उससे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे यहाँ ना आने पर, लेकिन समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जान को यहाँ ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है। बस इसी डर से आप लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया। उसने 11 महीनों से घुट घुट कर जी रहा हूँ। अम्मी समझने की कोशिश करें, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। वो तड़प कर बोल रहा था, जबकि आकांक्षा को तो बस एक ही बात समझ आ रही थी कि पाकिस्तान में उसकी जान को ख़तरा था। पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है कि उसकी जान को ख़तरा है? उसकी बहन की शादी है तो यकीनन ये पाकिस्तान ज़रूर जाएगा, और उसकी ज़िद बता रही थी कि ये पाकिस्तान जाकर ही दम लेगा। लेकिन मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर उसकी जान को ख़तरा है तो मुझे उसके साथ जाना ही होगा। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। हनी नहीं, हनान साहब तुम मेरे हो और अपने बगैर तुम्हें घर से भी बाहर नहीं निकलने दूंगी। खाला के पाकिस्तान खाला के पाकिस्तान जाने दूंगी ना। ना तो पाकिस्तान जाने दूंगी, नेवर। अब तुम जहाँ भी जाओगे, जिस नगर भी जाओगे, आकांक्षा तुम्हारे साथ साथ आएगी। तुम्हारे हर कदम के साथ कदम मिलाकर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती खुद से बड़बड़ा रही थी। तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? नीलम परेशानी से सामान पैक करते हुए उसे पैक करते हुए देख रही थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, उसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। लेकिन कहाँ? नीलम परेशान हुई। अरे यार, अपने होने वाले के साथ पाकिस्तान जा रही हूँ। पाकिस्तान जाने वाला है और वहाँ उसे ख़तरा है। किसी ऐसी कंडीशन में उसे अकेले तो जाने नहीं दे सकती ना। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं उसके साथ ही जाऊँगी और उसके साथ ही रहूँगी। आखिर मुझे उसका साथ देना है, उसकी हिफाजत करनी है। अब वो मेरा होने वाला शौहर है, मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती। अब उसकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। आकांक्षा अपना सामान पैक करते हुए कहा, जबकि नीलम को तो उसकी एक बात समझ नहीं आ रही थी। आकांक्षा, फजूल बोलना बंद करो और मुझे बताओ कि सब
कुछ तुम क्या कर रही हो? अब वो सीरियस अंदाज में बोली, क्योंकि कब से उसकी फजूल गोई सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। कुछ नहीं कर रही यार, अपना सामान पैक कर रही हूँ। वो कल पाकिस्तान जाने वाला है, किसी से बात कर रहा था। वो ऊपर, और वो आंटी जो उससे बात कर रही थी, शायद उसकी माँ है। वो कह रही थी कि वो उसकी जान को खतरा है और उसे वहाँ नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। और कुछ भी ना सही, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकूँगी। जानती हूँ वो मर्द है, अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। मैं बस उसके साथ जाना चाहती हूँ कि अगर उसकी जान को कोई ख़तरा हो या ऐसा कुछ भी हो तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। और वैसे भी उससे शादी करने के लिए मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, और शादी करने के लिए सबसे ज़रूरी तो प्यार होता है, और उसके पाकिस्तान में और मेरे यहाँ रहने से प्यार तो होने से रहा। हमें साथ रहना होगा, सिवा सो इसी बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। अब मुझे सामान पैक करने दो। वो उसे सब कुछ समझाते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि नीलम को सरफरी लड़की के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए सोने के लिए चली गई। बेटा, तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? अज़रा ने पूछा। जी आंटी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो जा रहा हूँ। मैं जल्द वापस आऊँगा। आप अपना बच्चियों का और अपना ख्याल आप अपनी बच्चियों का और अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। वो कहकर बाहर जाने लगा। जब आकांक्षा को अपना सामान लेकर निकलते देखा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मुझे भी अचानक पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। खाला, बाकी सब बातें आपको नीलम बता देगी। न, आपको नीलम बता देगी, वो नीलम की तरफ इशारा करते हुए बोली, और अपना सामान हनी की गाड़ी में रखने लगी, जिस पर हनी ने उसे घूरा था। यार, तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक तो आ ही सकती हूँ। मैंने कभी भी इमरजेंसी टिकट नहीं खरीदा। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और अगर तुम उन सब की इतनी मदद कर सकते हो तो मेरी भी करो। मैं भी इनकी अपनी ही हूँ। चाहो तो पूछ सकते हो इनसे। उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा तो बिना कुछ बोले ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। ये कहाँ जा रही है इस तरह से अचानक अचानक नीलम, मुझे बताओ, अचानक क्या हुआ? नीलम, मुझे बताओ, ज़रा परेशान हुई। अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आप अंदर चले, भाई को खुदा हाफिज़ कह के आती हूँ। नीलम अज़रा के सवालों से बचने के लिए फ़ौरन उसकी तरफ जा चुकी थी। भाई प्लीज़, इसका बहुत ख्याल रखिएगा, ये बिल्कुल पागल है, अपना ध्यान नहीं रख पाएगी, इसीलिए इसे आपके साथ भेज रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए इसका ख्याल रखिएगा, प्लीज़। इस आयत के लिए इसके लिए मत छोड़िए, प्लीज़ इसे अकेला मत छोड़िएगा। वो हनी की मिन्नतें करने लगी, जिस पर अपनी आंखों पर ग्लास चढ़ाए वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया, जबकि अपनी बहन की मोहब्बत पर आकांक्षा तो सद के वारी जा रही थी। उन दोनों की एक ही फ्लाइट थी उन दोनों की एक ही फ्लाइट थी, लेकिन सीट अलग अलग और फासले पर थी, उनका जिस पर आकांक्षा मुंह बसोर कर एक तरफ होकर बैठी थी, जहां उसके साथ एक जवान मॉडर्न सी लड़की थी, जो उसे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। जब हनी के साथ कोई बूढ़ी औरत थी। वो काफ़ी देर हनी को देखते रहे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हनी उठकर रेस्टरूम में गया। यही मौका था हनी के पास जाने का। वो फ़ौरन आंटी के पास आई। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर सकती है? वो क्या है ना कि मेरे शौहर काफ़ी अनकंफर्टेबल है, अगर आप बेहतर समझे तो प्लीज़। तो वो हैंडसम खड़ूस तुम्हारा शौहर है, इसीलिए अपने पास बैठी इतनी हसीन लड़की को भी नहीं देखा? आंटी ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा। जी, वो खड़ूस मेरे शौहर है, और मेरे यहाँ अपने साथ ना होने की वजह से तो यूँ खड़ूस की तरह मुंह बनाकर बैठे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो चेंज कर लें। हाँ बेटा, क्यों नहीं, इतना हैंडसम लड़का और उस तरह से मुंह बनाकर बैठा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम यहाँ अपने शौहर को कंपनी दो, मैं तुम्हारी सीट पर बैठ जाती हूँ, उन्होंने फ़ौरन मानते हुए कहा, जिस पर मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए हनी के साथ वाली सीट पर बैठ गई। और जब ही हनी वापस आया, उसे अपने साथ बैठे देख कर पूछे बिना ना रह सका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी तुम्हें लेकर काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने मुझसे कहा कि सीट चेंज कर लो। अगर तुम उस लड़के को जानती हो, अजीब खड़ूस अकड़ू लड़का है, तो मुझे भी तुम कुछ ऐसे ही लगते हो, इसीलिए मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी। वो एहसान जताने वाले अंदाज में बोली, जबकि हनी बिना कुछ कहे अपने मुंह पर रुमाल डालकर उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करके जिस पर आकांक्षा खौल कर रह गई। वो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे और नेक्स्ट फ़्लाइट से उसे कराची भेजने का इरादा रखता था, जिसके लिए वो सारा काम खुद भी कर रहा था।
काम भी खुद कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कराची भेजने के लिए टिकट बुक करवाने जा रहा हूँ। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आकांक्षा ने फ़ौरन कहा। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्या तुम इस्लामाबाद की रहने वाली हो? पूछने लगा। नहीं, मैं कराची की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरे घर में तो किसी को पता भी नहीं है कि मैं आ रही हूँ। और वो तुम्हारी बहन ने क्या कहा था मुझे? बिल्कुल अकेले मत छोड़ना, मेरा बहुत सारा ख्याल रखना और अपने साथ रखना। इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, अपने घर कराची। तो मैं मुड़ मैं मरकर भी ना जाऊँ। घर कहाँ है तुम्हारा? घर इस्लामाबाद के रहने वाले हो तुम। अगर इस्लामाबाद के रहने वाले हो तुम। वो उसका और अपना बैग घसीटते हुए एयरपोर्ट से बाहर जा रही थी, जबकि हनी उसे देखते उसके पीछे पीछे आ रहा था। ओ बेवकूफ़ लड़की, कहाँ जाना है? तुमने साफ साफ बताओ, यहाँ मेरे पीछे क्यों आई हो? वजह क्या है? अब हनी को उस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आ रहा था। देखो, मैंने कल रात तुम्हारी बातें सुनी थी। तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि पाकिस्तान में तुम्हें खतरा है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और अब तुम ये भी पूछना चाहोगे कि ऐसा क्यों? तो बात घुमाने की आदत नहीं है, मुझे साफ साफ बता रही हूँ। अच्छे लगते हो तुम मुझे, पसंद करने लगी हूँ तुम्हें। आसान अल्फाज में अपने सपनों का राजा को मानने लगी हूँ मैं। आई समझ? इसलिए अगर तुम्हारा कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तो उसे ख़त्म कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में मैं आ गई हूँ। आकांक्षा तुम्हारी आशी चटाक। आकांक्षा जाने अभी क्या क्या भूले जा रही थी, जब हानि का हाथ एक बार फिर से न गाल उसका गाल सुर्ख कर किया। खबरदार, जो आज के बाद मेरे सामने आई, दफ़ा हो जाओ यहाँ से बेवकूफ़ लड़की। कितना जानती हो मुझे, कितना पहचानती हो मुझे? पीछे पीछे यहाँ आ गई। अपनी इज्जत की ज़रा भी परवाह है तुम्हें? अगर मैं तुम्हारे रास्ते में यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर दूँ तो क्या मुँह लेकर जाओगी अपने माँ बाप के पास? कौन सी दुनिया में निकल पड़ी हैं लड़कियाँ? अपनी इज्जत, अपनी असमत को इतना बेमोल कर दिया है तुम लोगों ने। तुम्हारे बाप ने यकीन करके तुम्हें खुद से दूर भेजा है, और तुम ये सब कुछ करती फिर रही हो। बेवकूफ़ लड़की, अब यहाँ से सीधी कराची जाओगी। और खबरदार, फिर कभी किसी की प्राइवेट कॉल सुनी। पसंद करती है माय फुट। वो गुस्से से वॉर्न करता हुआ वहां से निकलता चला गया, जबकि आकांक्षा अपने गाल पे हाथ रखे उसे जाते हुए देख रही थी। हनान को यकीन था कि इतना भरपूर थप्पड़ खाने के बाद वो उसका पीछा हरगिज नहीं करेगी। वो सीधा घर ही आया था, जहां उसकी माँ और बहन बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उन दोनों से मिला। ये जो उससे मिलकर जहां आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए थी, वहीं उनकी आंखों में डर भी वो साफ पड़ सकता था। अम्मी जान, प्लीज़ रोना बंद करें। इतने दिनों के बाद आया हूँ और आप है कि रोने बैठ गई है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था हनान। अगर उन लोगों को पता चल गया तो न जाने क्या करेंगे। अम्मी ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगाया। अम्मी, मैं किसी से नहीं डरता। बस बहुत हो गया। कब तक क्यों डर डर कर जीते रहेंगे हम? आज नहीं तो कल मौत तो आनी ही है, और जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, कसम से ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। छोड़े ये सारी बातें, और वरना बंद करें, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। दरवाज़ा बंद करें, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। तब तक मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाएं। फ़्लाइट में भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अपने पेट पर हाथ रखकर दुहाई देने लगा तो ना चाहते हुए भी वो माँ बेटी मुस्कुराकर उसके लिए खाने का इंतज़ाम करने लगे। वो कब से इस घर में घूम घूम कर घर का एक एक कोना चेक कर रही थी। गाल एक तरफ से बुरी तरह से सूजा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान अपने गाल के दर्द पे नहीं, बल्कि उस घर पर था, जो ना तो इतना इतना छोटा था और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा। एक्सक्यूज़ मी, कौन है आप, और इस तरह से अंदर कैसे चली आई? मरियम, जो किचन से बाहर किसी काम के सिलसिले में आई थी, अनजान लड़की को देखकर पूछने लगी, जो मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। तुम्हारी शादी होने वाली है ना? हनी यही आया है ना? यही आया है, मैंने दूर से देखा था उसे अंदर आते हुए। खैर, मुझसे मिलो, मैं तुम्हारी भाभी आकांक्षा, मतलब होने वाली भाभी। पेरिस में क्या फ़र्क पड़ता है, हो चुकी हो या होने वाली? यू नो वॉट आई मीन। वो मुस्कुराकर उससे मिलते हुए फिर से घर देखने की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी, जबकि मरियम हैरानगी से उसे देखकर किचन की तरफ देख रही थी, जहां दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ भी उस लड़की को देख रही थी। सुनो लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उनके लहजे में खुद ब खुद गुस्सा भरने लगा था। आंटी, मैं हनी की आई मीन मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। वैसे आपका बेटा ज़रूरत से ज़्यादा खड़ूस और अकड़ू है। कोई बात नहीं, मैं उसे सीधा कर लूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आकांक्षा पहली बार किसी से बात करते हुए इतनी हिचकिचा रही थी। तो क्या आप मुझे अपनी बहू तस्लीम करेंगी? वो उनके सामने इंतहाई मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। तुम्हें गलतफहमी हुई है लड़की। हनी मेरा बेटा नहीं, दामाद है, और इसका भाई नहीं, बहनोई है। आंटी ने एक नज़र से नीचे उतरते हनी को देखकर कहा।
मतलब कि वो शादीशुदा है। आकांक्षा के अंदर छन से कुछ टूटा था। ऐसा लगा जैसे दिल की दुनिया वीरान हो गई हो। जबकि हनी जिस तरह खामोशी से सीढ़ियां उतर रहा था, उसी तरह किसी दूसरे कमरे में घुस गया, जैसे उसे मुंह मुंह लगाना ना चाहता हो। पानी हनी के बेरुखी से हनी की बेरुखी से उसके हर सवाल का जवाब दे चुकी थी। उसका यहाँ रहना फजूल था, इसीलिए उसने जाना बेहतर समझा। मोहब्बत करती हूँ उससे। उसके कदम दरवाजे की तरफ जाते देखकर आंटी की आवाज़ आई। मोहब्बत करती हो उससे। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर आंटी की आवाज़ आई। उसने एक जख्मी सी नज़र उनकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। यहाँ क्यों आई थी? उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए। उसकी आवाज़ में साफ लड़खड़ाहट थी, जैसे कुछ पाने से पहले खो दिया। ये कैसी मोहब्बत है कि तुम उसके बारे में कुछ भी जाने बगैर यूं ही जा रही हो? अगर मोहब्बत करने की हिम्मत कर ही ली है तो उसके बारे में सब कुछ जान भी जाओ। उनके लहजे में कुछ ऐसा था कि आकांक्षा बाहर की तरफ एक और कदम ना उठा पाई। माजी अब माजी में क्या होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें, सुना करें पूरी तरीके से। नावल कैसी लग रही है कमेंट करके बताया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। माजी जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अल्लाह हाफिज़।